रेडी सर? सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा, एक तो इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें आनुवांशिकी और आणविक जैविकी जो हम कर रहे हैं वो आएगी, तो अपन परसों तक ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ये। तो जितना अपन परसों तक ये चैप्टर कर लेंगे उतना टेस्ट में आएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। चलो, लास्ट हमने क्या किया था? आरएनए प्रोसेसिंग हमने कर ली थी, ठीक है। अब देखो, अरे यार इसमें वो एक फाइल होगी, पैनल फाइल, हाँ लगा देना, ठीक है। अब देखो, अभी तक अपन ने इस चैप्टर में क्या बात की थी? हमने डीएनए से डीएनए बनाया, और डीएनए से डीएनए निर्माण को क्या कहते हैं? प्रतिकृतिकरण। यानी डीएनए से डीएनए के निर्माण को हमने कहता प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन। फिर अपन ने डीएनए से किसका निर्माण किया? आरएनए का। और डीएनए से आरएनए के निर्माण को हमने क्या कहा? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और हमें पता है कि आगे अब अपन एमआरएनए से किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण, अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए, अभी तक तो चीजें आसान थी। आसान का मतलब यह है कि जब आपको डीएनए से नया डीएनए बनाना होता है, जैसे मैंने आपको डीएनए का क्रम दिया ATCG ATCG, तो इस डीएनए से नया डीएनए बनाना है तो हम लोग क्या करते थे? क्षारक संपूरकता। नया रज्जुक बनाओगे डीएनए का तो TAGC आपने क्षारक संपूरकता के नियम के आधार पर डीएनए से नया डीएनए बना दिया। आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो भी क्षारक संपूरकता का नियम काम करेगा। मान लो ये टेम्पलेट रज्जुक है, तो इससे आरएनए क्या बनेगा? UAGC तो टेम्पलेट का क्षारक संपूरकता के द्वारा हमने क्या बना दिया? आरएनए। तो डीएनए से नया डीएनए बनाना हो या डीएनए से आरएनए बनाना हो, क्षारक संपूरकता का नियम काम करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आगे चलकर हमको एमआरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन। और प्रोटीन में न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाए जाते, क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल। मतलब अब हम जब एमआरएनए को प्रोटीन में, यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो क्षारक संपूरकता का नियम अब काम नहीं करेगा। यहां पर हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें एमआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड क्रम है, वो एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम किसे कोड करना चाहिए? अमीनो अम्ल को कोड करना चाहिए। और जब एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम प्रोटीन में अमीनो अम्ल को कोड करेगा तो उसी सिस्टम को अब हम किस नाम से जानेंगे? जेनेटिक कोड, या जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक कूट। तो हेडिंग डाल देंगे अब हम आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। पानी की बोतल का है, बोतल। हेडिंग डाल देंगे आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। तो लिख लेंगे आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड में इस सिद्धांत के अनुसार धन्यवाद। ठीक है, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट में इस सिद्धांत के अनुसार एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम इस सिद्धांत के अनुसार एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम प्रोटीन में अमीनो अम्ल क्रम को कोड करता है।
इस सिद्धांत के अनुसार एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम प्रोटीन में अमीनो अम्ल क्रम को कोड करता है। इधर क्या देख रहे हो उसे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है, जलना है। हाँ, तो एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम किसे कोड करेगा? प्रोटीन में अमीनो अम्ल क्रम को कोड करेगा। आंसू ही नहीं आए बस मेरे यार। बहुत बहुत देख लो, एक मैं जला देता हूं। देखो प्यार देख रहे हो आप? इसीलिए मैं आता हूं क्लास में। नहीं तो मतलब आप याद रखना, मेरे रगों में खून के अलावा ये भी दौड़ रहा है। अच्छा, अब एक मिनट। हाँ चलो चलो, इधर ध्यान है। तो आनुवांशिक कूट का सिद्धांत में क्या हुआ? एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम किसे कोड करेगा? प्रोटीन में अमीनो अम्ल क्रम को। अब सवाल था कैसे कोड करेगा। अब कैसे कोड करेगा, तो इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे गेमो, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब सबसे पहले गेमो ने यह बताया कि एमआरएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। अब इन न्यूक्लियोटाइड को किसे कोड करना है? अमीनो अम्ल को कोड करना है। न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के हैं? 4। ये 21 नवंबर को सुबह 10:26 पर 20 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स कैसे हो गए? गलती से डालो पानी वालन के ऊपर। तो हमारे पास, एक मिनट, न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल में से कोई एक ही होगा। अब 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स को अगर अमीनो अम्लों को कोड करना है तो प्राकृतिक रूप से अमीनो अम्ल 20, प्राकृतिक रूप से 20 अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो अम्ल कितने हो गए? 20। तो गेमो ने आपको यह बताया सबसे पहले कि भाई अगर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स किसे कोड करने चाहिए? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को। अब कैसे संभव होगा? इधर देखो, मान लो हर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो अम्ल को कोड करे। ये एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, ये दूसरे को कोड करेगा, ये तीसरे को, ये चौथे को। मतलब अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा तो कुल कितने कोड्स बनेंगे? 4। इसको हम 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 4 की पावर 1 लिखेंगे। हर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा तो कितने कोडॉन बनेंगे? 4। लेकिन 4 कोडॉन 20 अमीनो अम्लों को कोड कर पाएंगे क्या? नहीं, पर्याप्त नहीं है। फिर अगर दो का कॉम्बिनेशन, दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोड करें, एजी, जीसी, सीयू, ऐसे दो के कॉम्बिनेशन से 4 की पावर 2, कितने कोडॉन्स? 16। 16 कोडॉन्स भी 20 अमीनो अम्ल के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब 3 का कॉम्बिनेशन ले, 4 की पावर 3। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोड करें तो हमारे पास कितने कोडॉन्स आएंगे? मतलब 20 अमीनो अम्ल से कहीं ज्यादा। तो सबसे पहले गेमो ने हमको यह बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन, यानी कुल मिलाकर 64 कोडॉन्स किसे कोड करेंगे? 20 अमीनो अम्ल को। 3 का कॉम्बिनेशन या त्रिक, आनुवांशिक कूट कैसा हो गया? त्रिक। त्रिक क्यों हुआ? क्योंकि 1 और 2 से पर्याप्त अमीनो अम्ल कोड नहीं हो पा रहे थे, और 3 से ही ज्यादा हैं तो 4 से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो इस पे सवाल क्या क्या बना सकते हैं।
पहला सवाल मान लेते हैं, जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति एक नए प्लैनेट पर गया जिस प्लैनेट का नाम है एक्स, और एक नए प्लैनेट पर उन्होंने देखा कि 600 प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद हैं। एक प्लैनेट एक्स पर अमीनो अम्ल कितने प्रकार के हैं? 600 प्रकार के। और न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अगर एक नए प्लैनेट पर जहां पर 600 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं और 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वहां पर आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड या कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा? भाई चार न्यूक्लियोटाइड्स देखिए कितने हैं? 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और 20 अमीनो अम्ल की जगह 600 अमीनो अम्ल हैं। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा तो 5 कोडॉन्स ही होंगे, पर्याप्त नहीं है। 2 का कॉम्बिनेशन 25 कोडॉन्स, पर्याप्त नहीं है। 3 का 125, पर्याप्त नहीं है। 4 का 625। तो आनुवांशिक कूट कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा? 4। तो कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बदल दें या अमीनो अम्ल की संख्या बदल दें, तो भी आप क्या निकाल सकते हो? आनुवांशिक कूट या कोडॉन कितने प्रकार का होगा। तो अब 1 मिनट, हमें यह तो मालूम चल गया कि आनुवांशिक कूट कितना है? 3 या ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट का मतलब है कितने कोडॉन्स? 64 कोडॉन्स 20 अमीनो अम्ल के लिए उपलब्ध हैं। अब एक और चीज यहां पर ध्यान में रखनी है कि हम डिफाइन कैसे करें। जैसे मैंने एमआरएनए का क्रम बनाया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने क्या बना दिया, ये एक एमआरएनए का क्रम है, क्रम दे दिया AUG, GAG, UUU, UAG। और मैं यहां पर किसकी परिभाषा बना रहा हूं कि एक कोडॉन होता क्या है। पहली चीज, कोडॉन जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड, 2, 3, 4, कितने न्यूक्लियोटाइड का समूह है? 3। एक कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होगा? 3। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह है, कहां पर है? एमआरएनए पर। भाई 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह है तो सही, पर उसको वो मिलेगा कहां? एमआरएनए पर। तो एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह, ये AUG, GAG, UUU, UAG, ये समझ आ गई? 3 का क्यों है? एक का हो नहीं सकता था क्योंकि होता ही नहीं, 2 का हो नहीं सकता था, 3 का ही संभव था। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह जो कहां पर मौजूद है? एमआरएनए पर। और कर क्या रहा है? अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है। ये किसे कोड करेगा? एक अमीनो अम्ल को। ये किसे कोड करेगा? दूसरे अमीनो अम्ल को। ये किसे कोड करेगा? तीसरे अमीनो अम्ल को। तो कोडॉन की परिभाषा क्या हो गई? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह जो कहां पर उपस्थित है? एमआरएनए पर उपस्थित है, और क्या कर रहा है? एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। उसे हम क्या कहेंगे? कोडॉन कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूं, या पॉइंट लिख लो फिर ये बना लेना। गेमो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह एक अमीनो अम्ल को कोड करता है।
अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, और ये बना लो कैसे, 3 का ही क्यों है। लिख लिया। ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे हम कोडॉन की परिभाषा। कोडॉन सबसे पहले लिखेंगे कोडॉन एमआरएनए पर उपस्थित एमआरएनए पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह, एमआरएनए पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह तीन न्यूक्लियोटाइड्स का समूह जो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। जो विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, तो अपन ने कोडॉन की परिभाषा देख ली। क्या हो गया, एमआरएनए पर उपस्थित है, क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह है, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह जो किसे कोड करता है, विशिष्ट अमीनो अम्ल को, उसे हम क्या कहेंगे, कोडॉन। अब यहां पे लिखेंगे हम आनुवांशिक कूट के लक्षण। ठीक है, आनुवांशिक कूट के लक्षण। अब आनुवांशिक कूट के लक्षण में पहला लक्षण क्या आ गया, ट्रिपलेट है यानी त्रिक है। इसका मतलब कितने कोडॉन्स अमीनो अम्ल के लिए उपलब्ध है, 64 कोडॉन्स 20 अमीनो अम्ल के लिए उपलब्ध है। तो पहला लक्षण लिखेंगे, आनुवांशिक कूट त्रिक या ट्रिपलेट होता है, अर्थात अर्थात 64 कोडॉन्स 20 अमीनो अम्ल के लिए चौसठ कोडॉन्स के लिए 20 अमीनो अम्ल उपलब्ध होते हैं। 64 कोडॉन्स 20 अमीनो अम्ल के लिए उपलब्ध होते हैं। 64 कोडॉन्स 20 अमीनो अम्ल के लिए उपलब्ध होते हैं।
ठीक है, तो पहला लक्षण है हमारे पास आनुवांशिक कूट, क्या हो गया? त्रिक। त्रिक का मतलब हमारे पास कितने कोडॉन्स हो गए? 64। कितने अमीनो अम्ल के लिए? 20। अब नेक्स्ट लक्षण आता है कि हम कहते हैं आनुवांशिक कूट जो होता है वो लगभग सार्वत्रिक होता है। लगभग सार्वत्रिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक सेकेंड, नियरली यूनिवर्सल। अब इसका मतलब क्या है? लगभग भूल जाएंगे, अभी हम किसकी बात करेंगे? सार्वत्रिक या यूनिवर्सल। मान लेते हैं मेरे पास एक कोडॉन है यू यू यू, ये कोडॉन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। यू 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 किसे कोड करता है? फिनाइल एलेनीन को। तो यू 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 किसे कोड करता है? फिनाइल एलेनीन को। इसका मतलब क्या हो गया? ये कोडॉन जिस भी जीव में आएगा, मतलब सबसे सरलतम जीव कौन सा होता है? जीवाणु। और सबसे जटिल कौन सा है? मानव। तो इसका मतलब जीवाणु से लेकर मानव तक ये कोडॉन इसी अमीनो अम्ल को कोड करेगा। जीवाणु में यू 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 कोडॉन आ जाए, किसे कोड करेगा? फिनाइलएलेनिन। पादप में आ जाए, विषाणु में आ जाए, कवक में आ जाए, मानव में आ जाए, जंतुओं में आ जाए, वहां पर सभी में ये कोडॉन फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। तो आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक है, इसका मतलब है ये हर एक कोडॉन सभी जीवों में, जीवाणु से लेकर मानव तक, किसे कोड करेगा? सेम अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? लगभग। लगभग का मतलब क्या होगा? अपवाद। और अपवाद कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी कोडॉन्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटोजोआ में। माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआ में आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक नहीं होता। तो अपवाद किसमें याद रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोआ में। तो आपको याद है, हम जैसे आगे हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी, तो अपन मानव की जीन लेते हैं। मानव की जीन को अगर आप बैक्टीरिया में डालते हो तो बैक्टीरिया भी वही प्रोटीन बना के देता है जो अपने अंदर बनता है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर भी यू 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 फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, जीवाणु के अंदर भी यू 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 फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट लक्षण, आनुवांशिक कूट लगभग सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक होता है अर्थात जीवाणु से लेकर मानव तक एक कोडॉन, जीवाणु से लेकर मानव तक एक कोडॉन सेम अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। एक कोडॉन सेम अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। ठीक है, उदाहरण लिख लेंगे इसमें। जीवाणु से लेकर मानव तक यू 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 फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। यू 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 फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। फिर अपवाद, अपवाद में लिख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ में आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक नहीं होता। आनुवांशिक कूट
सार्वत्रिक नहीं होता। ठीक है, पहला लक्षण अपने देख लिया, त्रिक है, मतलब 20 अमीनो अम्ल के लिए 64 कोडॉन्स है। दूसरा अपन ने देख लिया, एक कोडॉन जीवाणु हो, पादप हो, कवक हो, मानव हो, सभी में एक कोडॉन किसे कोड करेगा? सेम अमीनो अम्ल को करेगा सार्वत्रिक। फिर तीसरा लक्षण आता है जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक कूट अपहासित होता है, या जिसे हम कहते हैं डीजेनरेट। अब अपहासित या डीजेनरेट का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास कोडॉन्स कितने हैं? 64। अमीनो अम्ल कितने हैं? 20। मतलब कोडॉन्स की संख्या अमीनो अम्ल से ज्यादा है। अब अगर कोडॉन्स की संख्या अमीनो अम्ल से ज्यादा है, इसका मतलब एक से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है। जब कोडॉन ज्यादा है, अमीनो अम्ल कम है, तो एक से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट अपहासित होना। अपहासित का मतलब हो गया कि एक से अधिक कोडॉन्स किसे कोड करेंगे? एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर UUU किसे कोड करेगा? फिनाइलएलेनिन। UUC भी किसे कोड करता है? फिनाइलएलेनिन। GAG किसे कोड करता है? ग्लूटामेट। GAA भी किसे कोड करेगा? ग्लूटामेट। तो एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? अपहासित। इसका कोई फायदा है क्या? एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, इसका सिस्टम को या तंत्र को कोई लाभ या फायदा? उत्परिवर्तन का प्रभाव कम होगा। आज मान लो UUU है, नेक्स्ट टॉपिक अपना उत्परिवर्तन ही है। UUU में उत्परिवर्तन हुआ और UUC बना। उत्परिवर्तन हुआ लेकिन अमीनो अम्ल पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अमीनो अम्ल पे प्रभाव नहीं पड़ा तो प्रोटीन पे प्रभाव पड़ा नहीं। तो उत्परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाता है। किस कारण? आनुवांशिक कूट अपहासित होने के कारण। और एक और चीज याद रखना, इन दोनों कोडॉन्स में फर्क किसका है? तीसरे न्यूक्लियोटाइड का। ये दोनों कोडॉन्स में कौन सा न्यूक्लियोटाइड अलग है? तीसरा। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा अलग है? तीसरा। तो इस तीसरे न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं? वॉबल बेस। मतलब कोडॉन का जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है उसे क्या कहते हैं? वॉबल बेस। क्यों? इसका मतलब यह न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज भी हो जाए, इस न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन भी आ जाए, तो भी अमीनो अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मान लो एक कोडॉन था, वो एक अमीनो अम्ल को चेंज कर रहा है, उस कोडॉन का तीसरा न्यूक्लियोटाइड बदल गया, कोडॉन बदल गया, लेकिन अभी भी वो सेम अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है। इसका मतलब उस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहेंगे? वॉबल बेस कहेंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट लक्षण, आनुवांशिक कूट अपहासित या डीजेनरेट है। अर्थात एक से ज्यादा, एक से अधिक कोडॉन्स एक से अधिक कोडॉन्स एक अमीनो अम्ल को ही कोड करते हैं। एक से अधिक कोडॉन्स एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लेंगे। UUU भी फिनाइलएलेनिन है, UUC भी फिनाइलएलेनिन, GAG भी ग्लूटामेट, GAA भी ग्लूटामेट।
ठीक है, फिर यहां पे लिख लेंगे अपहासित के लाभ या अपहासित होने के लाभ। अब अपहासित होने के क्या लाभ होंगे? पहला तो है उत्परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाएगा। आगे अपन पढ़ेंगे जब टीआरएनए, तो अभी के लिए याद रखना टीआरएनए की संख्या भी क्या चाहिए होती है? कम। टीआरएनए क्या काम करेगा और उसकी संख्या कम क्यों होगी वो आगे आएगा। तो अभी के लिए लिखेंगे अपहासित के लाभ। पहला, उत्परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाता है। उत्परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाता है। और सेकंड, टीआरएनए की संख्या कम आवश्यक होती है। टीआरएनए की संख्या कम आवश्यक होती है। टीआरएनए की संख्या कम क्यों होगी हम आगे देखेंगे। टीआरएनए की संख्या कम आवश्यक होती है। ये दो फायदे हैं। फिर यहां पे नेक्स्ट लिखेंगे वॉबल बेस। वॉबल बेस, यह कोडॉन का तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। यह कोडॉन का वह तीसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके बदलने पर अमीनो अम्ल पर अमीनो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता। बदलने पर अमीनो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अमीनो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह न्यूक्लियोटाइड तीसरा है जो बदल जाएगा, लेकिन फिर भी उस पर अमीनो अम्ल का प्रभाव नहीं होगा। एक और इसमें यहां पर याद रख सकते हैं, जैसे मीथियोनिन होता है अमीनो अम्ल, मीथियोनिन के लिए एक ही कोडॉन होता है AUG और दूसरा अमीनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक ही कोडॉन होता है UGG। अपन ने कहा था कि हर अमीनो अम्ल को एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं, लेकिन मीथियोनिन अमीनो अम्ल के लिए केवल क्या है? एक ही कोडॉन उपलब्ध होता है। और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के लिए भी एक ही कोडॉन है। इसके अलावा बाकी जो 18 अमीनो अम्ल हैं उन सबको एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड करते हैं। तो यहां पर अपवाद में लिख लेंगे मीथियोनिन व ट्रिप्टोफैन को मीथियोनिन व ट्रिप्टोफैन को क्रमशः एक एक कोडॉन ही कोड करता है। एक एक कोडॉन ही कोड करता है। मीथियोनिन के लिए कौन सा कोडॉन है? AUG। ट्रिप्टोफैन के लिए UGG। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट लक्षण अपन ने क्या क्या लक्षण देख लिए? आनुवांशिक कूट कैसा होता है? त्रिक। फिर अपन ने देख लिया जीवाणु से लेकर मानव तक एक अमीनो अम्ल एक ही कोडॉन को कोड करता है। तीसरा हमने देख लिया एक से अधिक कोडॉन
एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आनुवांशिक कोड जो होता है असंदिग्ध या हम कहते हैं विशिष्ट होता है। असंदिग्ध को हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉन एम्बिगुअस, और विशिष्ट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। तो आनुवांशिक कोड असंदिग्ध और विशिष्ट है, यानी नॉन एम्बिगुअस और स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है? इधर देखो, जैसे मेरे पास कोडॉन आया AUG, किसे कोड करेगा? मीथियोनिन को। GAG आया, किसे कोड करेगा? ग्लूटामेट को। UUU आया, किसे कोड करेगा? फिनाइलएलेनिन को। दोबारा GAG आया, वापस ग्लूटामेट को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार ग्लूटामेट को कोड करेगा, अगली बार किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड करेगा। एक कोडॉन कहीं पर भी आए, कितनी बार भी आए, वो कोडॉन हमेशा सेम अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा। GAG 10 बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, वो हमेशा किसे कोड करेगा? ग्लूटामेट को ही कोड करेगा। इस लक्षण को क्या कहेंगे? विशिष्ट या असंदिग्ध। तो नेक्स्ट पॉइंट, असंदिग्ध या विशिष्ट होता है, अर्थात एक कोडॉन सदैव सेम अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। एक कोडॉन सदैव सेम अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट लक्षण आता है आनुवांशिक कोड सतत होता है। सतत जिसे हम कहते हैं कॉन्टिगुअस, और उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होते, मतलब विराम चिन्ह नहीं होते। कैसे? देखो, एक कोडॉन खत्म होगा AUG, फिर दूसरा कोडॉन पढ़ा जाएगा GAG, दूसरा खत्म होगा, फिर तीसरा पढ़ा जाएगा, तीसरा खत्म होगा, फिर चौथा पढ़ा जाएगा। बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप है क्या? नहीं है। तो आनुवांशिक कूट सतत रूप से पढ़ा जाता है और उनके मध्य कोई भी विराम चिन्ह मतलब कॉमा फुल स्टॉप नहीं होते। तो लिखेंगे नेक्स्ट लक्षण, आनुवांशिक कूट सतत होता है यानी कॉन्टिगुअस, और उनके मध्य कोई विराम चिन्ह नहीं पाए जाते। मध्य कोई विराम चिन्ह नहीं पाए जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट लक्षण आता है जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक कूट अनअतिव्यापी या नॉन ओवरलैपिंग है। अब अनअतिव्यापी या नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? मैंने एक कोडॉन क्रम बनाता हूं, AUG GAG CAA, ये कोडॉन सीक्वेंस है। अब इसमें कितने कोडॉन है? 3 है। कितने हैं? 3। AUG खत्म होगा, फिर दूसरा GAG, तीसरा CAA। मतलब एक कोडॉन खत्म होने पर ही दूसरा कोडॉन चालू होता है। इसे क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग या अनअतिव्यापी। एक कोडॉन समाप्त होने पर ही दूसरा चालू होता है। लेकिन कुछ विषाणु होते हैं, कुछ विषाणु में आनुवांशिक कूट अतिव्यापी हो जाता है। अब अतिव्यापी होगा तो कैसे? देखो, एक कोडॉन तो क्या हुआ? AUG। अब अगर अतिव्यापी हो तो दूसरा कोडॉन क्या आएगा? UGG। तीसरा क्या आएगा? GGA। फिर चौथा क्या आएगा? GAG।
फिर क्या आएगा AGC, फिर क्या आएगा GCA, और क्या आएगा CA। मतलब अगर आनुवांशिक कूट अतिव्यापी होगा तो इसमें 3 के स्थान पर 7 कोडॉन्स होंगे। तो अगर कभी भी सवाल आ जाए कि अगर आनुवांशिक कूट अतिव्यापी है, ओवरलैपिंग है, तो उसकी संख्या ज्ञात करने का सूत्र सिंपल याद रखना, N-2, जिसमें N आपके पास कुल संख्या किसकी है, न्यूक्लियोटाइड्स की है। कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3, 6 और 9। 9 - 2 कितने अतिव्यापी कोडॉन्स आएंगे, 7। वैसे तो आनुवांशिक कूट क्या होता है, अनअतिव्यापी। हम सब में अनअतिव्यापी, एक खत्म होने पर दूसरा चालू होगा, दूसरा खत्म होने पर तीसरा चालू होगा। तो सामान्य तो कितने होंगे, 3। लेकिन अगर सवाल अतिव्यापी पे आ जाए तो कुल न्यूक्लियोटाइड्स काउंट करना, उसमें से कितने माइनस करोगे, 2। तो आपके पास किसकी संख्या आ जाएगी, अतिव्यापी कोडॉन्स की संख्या। तो लिख लेंगे पॉइंट इसमें पहले तो, आनुवांशिक कूट अनअतिव्यापी या नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग, और यहां पे लिख लेंगे अपवाद में अतिव्यापी कोडॉन्स, अतिव्यापी कोडॉन्स कुछ विषाणुओं में देखे जाते हैं। अतिव्यापी कोडॉन्स कुछ विषाणुओं में देखे जाते हैं। और अतिव्यापी कोडॉन्स की संख्या N-2। तो अतिव्यापी कोडॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, N-2। N क्या हो गया, कुल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या -2। ठीक है। अब आखिरी में हमारे पास आते हैं स्टार्ट कोडॉन्स और स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, मतलब प्रारंभिक कोडॉन और समापक कोडॉन्स। अब देखो, प्रारंभिक कोडॉन का मतलब है वो कोडॉन जहां से प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ होगा। तो जहां से प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ होगा वो स्टार्ट कोडॉन, और जहां पर प्रोटीन संश्लेषण खत्म या बंद होगा वो समापक कोडॉन। प्रारंभक कोडॉन आपके पास कौन सा होता है, AUG। तो AUG के 2 लक्षण क्या हो गए, AUG का पहला लक्षण तो हो गया कि AUG किसके रूप में काम करता है, स्टार्ट कोडॉन, मतलब प्रोटीन संश्लेषण AUG से प्रारंभ होगा। और दूसरा, वो किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, मीथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसमें एक हल्का सा अंतर आपको याद रखना है। अगर अपन जीवाणु की बात करें और जीवाणु की हम बात करें, जीवाणु में जो प्रारंभिक AUG है वो एक विशेष प्रकार के मीथियोनिन को कोड करता है जिसे कहते हैं फॉर्माइल मीथियोनिन। ऐसा मीथियोनिन जिस पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ था, फॉर्माइल, CHO। फॉर्मेल्डिहाइड को क्या कहते हैं, CHO। तो वैसे तो AUG मीथियोनिन को कोड करेगा, लेकिन जीवाणु के अंदर जो पहला AUG है वो किसे कोड करता है, फॉर्माइल मीथियोनिन को। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण हमेशा कहां से प्रारंभ होगा, AUG। अब आनुवांशिक कूट कहां पर सार्वत्रिक नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में AUG के स्थान पर प्रारंभिक कोडॉन कौन सा होता है, यह याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक नहीं था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है, GUG। लेकिन ये NCERT में नहीं है। तो NCERT के हिसाब से आपको सिर्फ याद रखना है प्रारंभिक कोडॉन AUG,
प्रारंभिक कोडॉन है, प्रोटीन संश्लेषण यहां से प्रारंभ होगा और वो किस अमीनो अम्ल को कोड करेगा? मीथियोन। फिर आते हैं समापक कोडॉन, UAA, UAG, UGA। याद रखने का तरीका है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू सभी में। ठीक है, तो ये तीन UAA, UAG, UGA, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये तीनों आपके पास कैसे कोडॉन्स हो गए? समापक कोडॉन्स। अब तीनों समापक कोडॉन क्यों है? ये तीनों किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। अब अगर ये तीनों किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते तो इनको नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहेंगे। हाँ, ये शब्द ऐसे सुना सुना लगता है ना, ऐसे दिल के करीब है, बहुत बार सुना है, नॉनसेंस। खैर, नॉनसेंस कोडॉन्स क्यों? क्योंकि ये तीनों किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, और अगर ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेंगे तो ये जहां कहीं भी आएंगे प्रोटीन संश्लेषण वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए इनको और किस नाम से जानते हैं? समापक कोडॉन्स। तो वास्तविक रूप से 64 कोडॉन्स अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। कितने करते हैं? 61 कोडॉन्स ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, क्योंकि 3 कोडॉन्स अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। किसके उदाहरण हैं? समापक कोडॉन के उदाहरण हैं। तो लिखेंगे पहले स्टार्ट कोडॉन में, प्रारंभिक कोडॉन, इसमें लिखेंगे AUG प्रारंभिक कोडॉन होता है। प्रारंभिक कोडॉन अर्थात प्रोटीन संश्लेषण AUG से ही प्रारंभ होता है। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण AUG से ही प्रारंभ होता है। और नेक्स्ट, AUG मीथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। मीथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है, और वो लिख लेंगे जीवाणु में प्रारंभिक AUG फॉर्माइल मीथियोनिन को कोड करता है। जीवाणु में प्रारंभिक AUG फॉर्माइल मीथियोनिन को। और एक नोट भी लिख सकते हैं यहां पे, एक नोट, माइटोकॉन्ड्रिया में GUG प्रारंभिक कोडॉन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में GUG प्रारंभिक कोडॉन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे समापक कोडॉन्स। समापक कोडॉन्स UAA, UAG और UGA। यह तीनों कोडॉन्स, यह तीनों कोडॉन्स किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। यह तीनों कोडॉन्स किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस कारण इन्हें नॉनसेंस कोडॉन्स कहा जाता है।
इस कारण इन्हें नॉनसेंस कोडॉन्स कहा जाता है। और यह प्रोटीन संश्लेषण के समापन में कार्य करते हैं। और यह प्रोटीन संश्लेषण के समापन में कार्य करते हैं। के समापन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां पे नोट लेंगे। अतः 61 कोडॉन्स ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। अतः 61 कोडॉन्स ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ठीक है, सवाल आ जाए, देखो कुल कोडॉन्स कितने हैं? 64। कुल कोडॉन्स लिखा आता है तो 64 है, लेकिन सवाल आ जाए अमीनो अम्ल को कितने कोडॉन्स कोड करेंगे, तो 61। तो कुल कोडॉन्स तो 64 होंगे, लेकिन अमीनो अम्ल को कोड करने वाले कितने होंगे? 61। अब देखो, ये तो अपन ने सारे लक्षण देखे। अब इन सारे लक्षण को याद से समझने के लिए एक सवाल दे रहा हूं मैं। पहला सवाल तो मैंने यहां पर आपको एक एमआरएनए क्रम दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको एक एमआरएनए क्रम दिया। अब आपको यह बताना है कि ये एमआरएनए से जब एक प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होगी। ये एक एमआरएनए का क्रम मैंने आपको दिया। ये एमआरएनए का क्रम अगर प्रोटीन को कोड करेगा तो उस प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होनी चाहिए। बताओ यार, गलत, खराब से खराब गलत ही होगा, और क्या होगा उससे? 3 या 4? 3 या 4? देखो भाई, प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ कहां से होगा? एयूजी से। तो ये मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण एयूजी से प्रारंभ। पहला अमीनो अम्ल, दूसरा कोडॉन जीएए, तीसरा कोडॉन जीएजी, चौथा कोडॉन फिनाइल एलेनिन, उल्लू आ गया। प्रोटीन संश्लेषण यहीं पर समाप्त हो जाएगा और वो किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता। तो कितने अमीनो अम्ल कोड हुए? तो कितना आंसर हुआ? 4। एयूजी से प्रारंभ करना है, समापो कोडॉन पे बंद कर देना है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट कोडॉन से प्रारंभ होगा और समापक कोडॉन पे बंद होगा, और समापक कोडॉन खुद अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 4। उन्होंने पेज पलटा ही नहीं है, मैं कह रहा हूं। ये तभी भी जगह, एक इस पे 2 सवाल और आ जाएंगे यहां पर।
आपको ऐसे वो होना चाहिए बड़ा, वो ये आपके मध्य एक सुपर पावर वाले बैठे हैं, शक्ति है इनकी, इनका रजिस्टर खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब स्टॉप कोडॉन पे रुक जाएगा, यहां तक जाएगा ही नहीं। हाँ, पहला स्टॉप कोडॉन आते ही प्रोटीन संश्लेषण वहीं पर बंद हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज, यहां पर ये चार्ट जो है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें ये सारे के सारे 64 कोडॉन्स हैं, और वो 64 कोडॉन्स किन किन अमीनो अम्लों को कोड करते हैं वो ये दे रखा है। अब आपको पहली चीज याद रखनी है, सारे कोडॉन्स तो आप याद रख नहीं सकते, सारे कोडॉन्स आपको याद रखने भी नहीं है। वैसे कौन कौन से याद रखने और क्या तरीका है सुन लेना। सबसे पहले आपको एयूजी तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एयूजी कौन सा कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन, तो वो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। समापक कोडॉन्स आपको याद ही है, उल्लू आया उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये याद रखने। फिर अपन ने सिकल सेल अनीमिया में देखा था, GAG ग्लूटामेट को कोड करता था, GUG वेलिन को कोड करता था, वो आपको याद रखना ही है। उसके अलावा एनसीईआरटी में स्पष्ट मेंशन कर रखा है UUU UUC, ये फिनाइल एलेनिन याद रखने ही है। GAG, अच्छा इसके अलावा आपको याद रखना है, देखो तरीका कैसे याद रखने का। अगर आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सीरीन प्रोलीन थ्रियोनिन एलेनिन, वैसे पूछता नहीं है बट इसका शॉर्ट ट्रिक ऐसी है, सर्विस प्रोवाइडर थ्रू ऑलमाइटी। अब अंग्रेजी में है बट याद हो जाएगा, ऑलमाइटी का मतलब ईश्वर होता है और वो सेवाएं प्रदान करता है, तो सर्विस, ये SER सर्विस प्रोवाइडर PRO थ्रू थ्रियोनिन ऑलमाइटी, ये आप याद रख सकते हो। यहां पर ये सीक्वेंस याद रखने के लिए पीपल लिव इन विलेजेस, पीपल आपके पास फिनाइल एलेनिन हो गया, लिव LEU इन विलेजेस, मीथियोनिन नहीं होता क्योंकि मीथियोनिन का तो अपन को पता ही है AUG होगा। ठीक है, वैसे आप इस सीक्वेंस के अनुसार ये दो याद रख सकते हो, बाकी स्टॉप कोडॉन आपको ध्यान ही है, बाकी जरूरत नहीं है याद रखने की। फिर भी मुख्य रूप से GAG याद रखना, GUG याद रखना, UUU याद रखना है फिनाइल एलेनिन, और वो तो ट्रिप्टोफैन का मैंने बता ही दिया है UGG। बाकी सारे कोडॉन्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य रूप से आपको कौन से कोडॉन्स ध्यान में रखने हैं, ये। फिर भी अगर आपको सीक्वेंस है तो ये पहले दो सीक्वेंस आप याद रख सकते हो, पीपल लिव इन विलेजेस से और सर्विस प्रोवाइडर थ्रू ऑलमाइटी। बाकी काम के आपके पास AUG GAG GUG UUU और UGG। ये लिख लो, ऊपर ध्यान रहेगा शॉर्ट में अगर काम में। फिर इस आनुवांशिक कूट में आपको ध्यान में रखना है 3 वैज्ञानिकों का योगदान था। भाई गैमो ने तो आपको यह बता दिया था कि आनुवांशिक कूट त्रिक होता है, उसके बाद 3 वैज्ञानिक थे, हरगोबिन खोराना, निरनबर्ग और मेथाई और सिवियर ओकोआ। तो 3 वैज्ञानिकों का योगदान जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है वो याद रखना है। ले लूं आगे, तो फिर आनुवांशिक कूट में वैज्ञानिकों का योगदान,
ठीक है, तो ये वैज्ञानिक तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हरगोबिंद खुराना ने क्या किया था, लेबोरेटरी में आरएनए के क्रमों का निर्माण किया, ए जी, अलग अलग आरएनए के क्रम बनाकर क्या बनाए थे, कोडॉन्स। लेकिन कौन सा कोडॉन किस अमीनो अम्ल को कोड करता है, मतलब कौन सा कोडॉन से कौन सा अमीनो अम्ल कोड होता है, आनुवांशिक कूट का अर्थ किसने निकाला, निरेनबर्ग और मेथाई ने। और एंजाइम के प्रयोग के द्वारा आरएनए का संश्लेषण किसने किया, सेवेरो ओकोवा ने। ये तीनों वैज्ञानिक एनसीईआरटी के हैं। लिख लिया? ले लूं आगे? आओ अब इस पे देखो, क्वेश्चन देखें। ले लो आगे। अब देखो, मेरे पास दो न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति में बना रहा हूं। दो न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति है। पहले केस में मैंने ए बी न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति की है। दूसरे केस में मैंने केवल एक न्यूक्लियोटाइड ए न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति की है। और तीसरे केस में मैंने ए बी सी न्यूक्लियोटाइड्स की पुनरावृत्ति की है। ठीक है, तीन तरह के न्यूक्लियोटाइड्स की पुनरावृत्ति है, इधर ध्यान देंगे। तीन तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मतलब पहले में मैंने किसकी रिपीट पुनरावृत्ति की है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये इस न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति है। दूसरे केस में किसकी है, ए इस न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति है। और तीसरे केस में किसकी है, ए बी सी की पुनरावृत्ति है। आपको यह बताना है कि अगर ये तीनों न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन बनता है और ये तीनों न्यूक्लियोटाइड से अमीनो अम्ल बनते हैं,
तो आपको यह बताना है कि किस में विषम पॉलीपेप्टाइड यानी हेटेरो पॉलीपेप्टाइड बनेगा और किस केस में सम बहुलक यानी होमो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीन, फर्स्ट में किस केस में विषम अमीनो अम्ल की बहुलीकरण बनेगा, किसमें सम का, फर्स्ट में, देखो भाई पहले में ए बी की रिपीट है, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी है। कोडॉन कितने का बना होता है, 3 का, तो इसमें कोडॉन क्या आया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब सेम कोडॉन से अलग अलग, अलग अलग, तो अलग अलग है मतलब इसमें अमीनो अम्ल भी अलग अलग बनेंगे। इसमें एक अमीनो अम्ल बनेगा, दूसरा अमीनो अम्ल बनेगा, अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल बनेंगे। इसका मतलब है ये हेटेरो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, अलग अलग कोडॉन्स, अलग अलग अमीनो अम्ल। दूसरे केस में ए की रिपीट है, ए ए ए ए ए ए, मतलब इसका मतलब सेम कोडॉन से, सेम कोडॉन है तो सेम अमीनो अम्ल को कोड करेंगे, क्या बनेगा, होमो पॉलीपेप्टाइड। तीसरे केस में किसकी पुनरावृत्ति है, एबीसी एबीसी, सेम कोडॉन, सेम कोडॉन है तो इसका मतलब भी सेम अमीनो अम्ल बनेगा, सेम कोडॉन है तो होमो पॉलीपेप्टाइड। सही, तो पहले केस में विषम हेटेरो, दूसरे और तीसरे केस में सम या होमो बनेगा। आगे लूं, अब मुझे बताओ तीसरे में होमो की बनेगी भाई, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सेम कोडॉन से, सेम कोडॉन है तो अमीनो अम्ल भी सेम होगा, क्या बनेगा, होमो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम दिया है। एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम दे रखा है आपको और आपसे यह पूछा है कि एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम के आधार पर क्या आप अमीनो अम्ल के क्रम ज्ञात कर सकते हो, हां या ना। एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम दे रखा है, इस आधार पर आप अमीनो अम्ल का न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात कर सकते हो, हां या ना। इसका मतलब किस, ये आनुवांशिक कूट का कौन सा लक्षण है, विशिष्ट या असंदिग्ध। भाई मैं आपको एमआरएनए का क्रम दूं, ए यू जी, जी ए जी ए जी, यू यू यू, यू यू सी, यू ए जी, तो आपको पता है ए यू जी किसे कोड करेगा, मीथियोनिन, जी ए ग्लूटामेट, जी ए जी भी ग्लूटामेट, यू 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 फिनाइल एलेनिन, यू यू सी फिनाइल एलेनिन, समापक कोडॉन।
तो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम के बेसिस पर आप अमीनो अम्ल का क्रम ज्ञात कर सकते हो। इसका मतलब यह आनुवांशिक कूट का कौन सा लक्षण है? असंदिग्ध, या जिसे हम क्या कहते हैं, विशेष। आपको पता है कि एक कोडॉन हमेशा सेम अमीनो अम्ल को कोड करेगा। लेकिन अब मैं आपको अलग क्वेश्चन दूं, और अलग का मतलब है अब मैं आपको बोलूं कि अमीनो अम्ल क्रम दे रखा है, अमीनो अम्ल क्रम आपको दे रखा है, और इस आधार पर क्या आप एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात कर सकते हो? क्यों नहीं? क्योंकि अपहासित है। मान लो अमीनो अम्ल का क्रम दे रखा है मीथियोनिन, ग्लूटामेट, फिनाइल एलेनिन। तो चलो मीथियोनिन का तो मान भी लिया AUG है, ग्लूटामेट GAA भी हो सकता है, GAG भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। फिनाइल एलेनिन UUU भी हो सकता है, UUC भी हो सकता है। तो आप एमआरएनए का क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आनुवांशिक कूट कैसा होता है? अपहासित होगा। तो एमआरएनए के क्रम से अमीनो अम्ल का क्रम ज्ञात कर सकते हो, लेकिन अमीनो अम्ल क्रम से एमआरएनए का क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आनुवांशिक कूट अपहासित है। वो तीसरे साइंटिस्ट का नाम ओकोआ है, OCHOA। ठीक है भाई, तो ये हमने आनुवांशिक कूट, उनके लक्षण और क्वेश्चन देख लिए। अब कल हमारे पास उत्परिवर्तन और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया हम चालू करेंगे। ठीक है, बाकी कल कंप्लीट करेंगे।